हेलो एवरीवन। तो जो घटना चक्र आई दृष्टि की बुक चल रही है करंट ईयरली वाली, ठीक है ना, कंप्लीट 1 ईयर की जो करंट अफेयर बुक है, उसमें एग्जाम आप लोगों के नज़दीक है, उसको मैं ध्यान में रख रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरे पर्सनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, ठीक है, उसको भी फुलफिल करना है। साथ में आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इंटरनेशनल इवेंट्स वाले पार्ट को। देखिए, अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी सेगमेंट को आप रिवाइज कर लो इन 60 डेज, मान लो 70 डेज, मान लो जो भी दिन लगे, दिन का केयर नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए एक बैच आ रखा है। आज डे 1 था, मैंने क्वेश्चंस डाले, आप क्वेश्चंस के लेवल को देख लेना। आई हैव ट्राइड कि कितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रखे क्वेश्चन में, जिससे आप एक क्वेश्चन से 3-4 सेगमेंट्स को रिवाइज कर सको, ठीक है। तो अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना है एसपी सिंप्लीफाइड पे, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस की मॉडल को भी देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। देखो, मैं सीधे एक बात कह रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत अवेलेबल है हर जगह, लेकिन वो हैंडपिक्ड क्वेश्चन होंगे मेरे द्वारा। दूसरी बात ये होगी कि जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसकी हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगे या जो भी फैक्ट्स होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। साथ साथ में ही मैं डेली कंसिस्टेंट रहने का एक अच्छा सा फॉर्मूला आपको बता दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट वाले सेगमेंट को। थोड़ा डिले हुआ, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कंटिन्यू करते हैं और होप कि हम जल्दी इसको खत्म कर देंगे। इटली की एग्जिट हुई फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, CBRI, ठीक है ना। चाइना की अगर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में बात करें, एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनका, जो कि फोकस करता है कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन को मल्टीपल कंट्रीज़ में, और जो कि स्प्रे करेगा बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया। तो अगर हम लोग OBOR की बात कर लें, वन बेल्ट वन रोड की जो स्पैन होती है वो लगभग 78 कंट्रीज से फैली है। इसको इनिशियली अनाउंस किया गया था 2013 में, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वॉल्व करते हैं आपको नेटवर्क ऑफ रोडवेज बनाएंगी, रेलवेज, मैरीटाइम पोर्ट्स, पावर ग्रिड्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनका हाथ रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट था ना, वो 2 पार्ट को कवर करता है। पहला पार्ट सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो सिल्क रूट था चाइना वाला, वो याद होगा, सेंट्रल एशिया वाला, ईस्टर्न यूरोप तक जाने वाला। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट पे भी फोकस है, जैसे ये लैंड बेस्ड होगा, जो कि कनेक्ट करेगा चाइना को सेंट्रल एशिया से और ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप से, ठीक है। और साथ साथ में ही 21st सेंचुरी की जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उस पर भी फोकस है चाइना का। बेसिकली इसमें क्या है, चाइना के सदर्न कोस्ट को मेडिटेरेनियन से, अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी हाल में ही एक झटका लगा इस छोटे से, इस बहुत बड़े मेगा इनिशिएटिव को इटली ने विड्रॉ कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपको मेलोडी वाला टर्म पता होगा। तो एक चीज आपको समझना होगा, जैसे ही G7 मेंबर की एक बहुत ही अहम और आर्म है इटली, उसने एग्जिट किया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जो कि एक डिफिकल्ट टेरेन हो जाएगा चाइना के लिए, ठीक है। तो लगभग 4 साल इसमें बने रहे, उसके बाद ये एग्जिट कर गए। रीजन क्या है? रीजन दिया गया इटली के द्वारा, जो विड्रॉल हुआ फ्रॉम BRI। तो बेसिकली रीजन यही है कि इटली ने स्टार्ट किया था इसकी पार्टिसिपेशन 2019 में, जो कि एम करती है कि किस तरीके से इकोनॉमिक चैलेंजेस को फोकस करेंगे। और सीधी सी बात है, एक इकोनॉमिक रिसेशन का भी एक डिकेड है, इसको एक बहुत बड़ा मेजर एक्सक्यूज दिया गया फ्रॉम इटली, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, इटली के द्वारा ये भी पॉइंट आया, मेंशन हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी BRI से, वो डिलीवर नहीं हो पाया, ठीक है। साथ साथ में ही इकोनॉमिक बेनिफिट देखें तो बहुत ज़्यादा राउंड टू राउंड बेनिफिट नहीं मिला इटली को। चाइनीज़ का अगर FDI की बात कर लें इटली में, तो ये बहुत ही शार्पली डिक्लाइन हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज़ होनी चाहिए थी US डॉलर के टर्म में, वो बहुत ही कम हुआ है। लेकिन इटली से बात करें तो इटली से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इटली की एक्सपोर्ट की बात कर लें चाइना में, तो इंक्रीज मॉडेस्ट ही हुआ है, मतलब कम ही इंक्रीज हुआ है, बहुत नैरो इंक्रीज हुआ है। 14.5 बिलियन यूरोज से 18.5 बिलियन यूरोज हुआ है ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन इनकी अगर काउंटर पार्ट की बात कर लें चाइनीज एक्सपोर्ट की, तो बहुत ही ज़्यादा सर्ज देखा गया है। पहले था 33.5 बिलियन यूरोज और बाद में हो गया 50.9 बिलियन यूरोज, आप समझ लो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फर्क देखने को मिला, मतलब चाइना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कमा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है, लेकिन सामने वाली कंट्री कुछ भी नहीं ले पा रही है, ना के बराबर है, ठीक है। अगर बात करें OBOR की, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की, तो चाइना किस तरीके से एडवांटेज लेता है। चाइना को मदद मिलेगा वेस्टर्न रीजन से सेफ नेविगेशन के लिए, सी के रूट से भी स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाएगा, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छा करेगा और फार वेस्ट कंट्री से अटैच्ड होगा।
चाइना को जो एनर्जी और मिनरल सप्लाईज की जो सिक्योरिटी है वो एश्योर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि चाइना का एक डिलेमा होता है ना, एक आप सुने होंगे कि कैसे भी एनर्जी को बचाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैरिटाइम फैसिलिटीज से जो एक्सेस होगा इंडियन ओशन में, ये बहुत एडवांटेज देने वाला है इसको। OBOR ये चाइना के जो यूरेशियन प्रेजेंस है ना, यूरेशियन रीजन, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन रीजन के प्रेजेंस को बहुत ही ज़्यादा डिप करेगा। मतलब समझ रहे हो ना, कितना डिप करेगा कि उसकी प्रेजेंस हर जगह लगेगी, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज है। और कुछ इशूज़ भी हैं OBOR के साथ, जैसे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा वक्त लगेगा, ठीक है। रिस्क ऑफ फेल्योर्स भी बहुत होंगे। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो बहुत जगह से फिनांस्ड है लोन्स के टर्म में, और जो मेंबर कंट्रीज होंगे, जैसे मान लो कि कहीं जाके ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो चाइनीज़ लोन दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और दिया किसको जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाएगा। तो अब मान लो मेरी बात, अगर ये बात सोचो कि जैसे OBOR हुआ, ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन एक लोन प्रोवाइड किया गया डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ्रॉम चाइना। लोन लेने के बाद वो देश डूब गया, मान लो वो उस तरीके से चीज़ों को निकाल नहीं पाया, तो उस पर वो लोन बर्डन भी है, और साथ साथ में इंफ्रा बर्डन जो था वो तो रहेगा ही, और चाइना अलग से प्रेशर पुट करेगा वो अलग से ही, ठीक है। तो ये सब देखा गया। इटली का कहना है कि उन्होंने रीएवैल्यूएट किया BRI को एक ब्रॉडर यूरोपियन ट्रेंड से, और उन्होंने इस कंसर्न पे पहुंचा, इस चीज़ों का कंसर्न हुआ कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे उनको थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि चाइना अगर अपनी प्रेजेंस रखती है तो कहीं ना कुछ हलचल होते ही रहेगा। यूरोपियन यूनियन और चाइना की जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट था CAI, उसका भी कॉलेप्स हो जाना, और 17+1 जो विड्रॉल हुआ है, जो इनिशिएटिव चलाया गया था एस्टोनिया, लाटविया और लिथुविया के द्वारा, उसको भी रीअसेसमेंट करना होगा इनको, ठीक है। फिर अगर बात करें तो बेसिकली इटली का जो पोटेंशियल अलाइनमेंट है, आपको पता है उनके वेस्टर्न एलाइज से, खास करके G7 मेंबर्स से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना G7 मेंबर्स कौन कौन से कंप्राइज करते हैं, और इसको G8 कब कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो G7 मेंबर से भी इनका जो देखिए अलाइनमेंट तो काफ़ी है G7 से इटली का। अब अलाइनमेंट है तो कहीं ना कहीं G7 के कुछ मेंबर्स हैं जिनका चाइना से रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जो चाइना बनाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है BRI के डिसीजन में, ठीक है। चलिए, तो वेस्टर्न पार्टनर को खुश भी करना है इनको, और साथ साथ में ही देखो एक कंप्लीट क्रिटिसिज्म तो चलता ही है अबाउट BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, और चाइना का वन रोड वन बॉर्डर वाली कंडीशन में क्या है इसमें कि ये डिप ट्रैप का काम करती है, फाइनेंशियल ओपेसिटी नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में ही जो कंट्रीज इनके साथ काम कर रही हैं वो सिग्निफिकेंट डिप बर्डन में फंसी पड़ी हैं। तो ये एक मेन रीज़न है फॉर द विड्रॉल ऑफ द इटलीज फ्रॉम द चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक आता है टर्म CPEC, आप सुने होंगे CPEC, CPEC। CPEC क्या है, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है। बेसिकली इसका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन ये कहते हैं कि वो प्रमोट करेंगे कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान, हाईवेज के नेटवर्क को बना के, रेलवेज और पाइपलाइंस को बना करके, एनर्जी, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो वेस्ट पार्ट ऑफ चाइना है वहाँ से कनेक्ट करेंगे ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है उसको, ठीक है। तो लगभग 3000 किलोमीटर जिनजियांग से लेके बलूचिस्तान में कुजरेब पास से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उनका बोलना है। बहुत सारे इशूज हैं CPEC के, हम लोग को जानना नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब इटली की बात हुई, थोड़ा सा इटली के बारे में जान लेते हैं, जल्दी से निकल जाएंगे। इटली जो है एक बूट से पेनिनसुला है, ठीक है, जो सदर्न यूरोप में आपको आता है, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले वाटर में। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात कर लें, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, होली सी, इसको वेटिकन सिटी कहते हैं, सैन मैरिनो, सोल्विना, और फिर स्विट्जरलैंड। मैरिटाइम बॉर्डर इटली और भी शेयर करता है, जैसे अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा और मोंटेनेग्रो, स्पेन और ट्यूनिशिया के साथ, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए। चलिए, गवर्नमेंट की टाइप रिपब्लिक है, कैपिटल रोम है, मनी यूरो यूज करते हैं, मेजर माउंटेन आल्प्स और एपेनाइंस है, मेजर रिवर पो, अडीग, अरोन और तिबेर मत, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाटो ने ऑफिशियली सस्पेंड किया है CFE ट्रीटी अमिड रशियन विड्रॉवल, ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो नाटो ने ऑफिशियली सस्पेंड किया है CFE ट्रीटी को रशियन के विड्रॉवल के कारण, ठीक है ना, जो रशिया ने विड्रॉ किया। अब समझते हैं इसको आखिर CFE
एक ट्रीटी क्या है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो एक फॉर्मल सस्पेंशन है कोल्ड वॉर सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के, इसको अनाउंस किया गया CFE को। रशिया का जो पुल आउट हुआ है फ्रॉम द डील ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आखिर नाटो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नाटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है जिसको स्टैब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के एम्बिट में, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंगटन ट्रीटी भी। कब किया गया? अप्रैल 1949 में बाय द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और बहुत सारे कुछ वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थे जो प्रोवाइड करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ठीक है ना। लगभग इसमें 31 मेंबर स्टेट है, लगभग नहीं एग्जैक्ट 31 मेंबर स्टेट है, 29 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। जो नई मेंबर ज्वाइन किया है उनका नाम है फिनलैंड, 4 अप्रैल 2023 को, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ बात कर लें तो CFE ट्रीटी की ओवरव्यू को समझते हैं। CFE ट्रीटी साइन किया गया था 1990s में और रेटिफाई किया गया था 1992 में। बेसिकली इसका एम यही था कि ये प्रिवेंट करेगा जो कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस हैं नेटो का एंड वार्सो पैक्ट जो कंट्रीज के बीच में थी उनके बीच में म्यूचुअल बॉर्डर्स को, मतलब एक तरीके से ना, मतलब जो आपस में झगड़ा होता है उनके बीच में इश्यूज होते हैं उसको एक तरीके से कूल करके रखेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत ही क्रूशियल रोल इसने प्ले किया टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। यूरोप वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ये काम अच्छे से तरीके से किया है। अगर हम लोग बात करें नाटो की हेडक्वार्टर की तो ये आपको ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ एलिड कमांड ऑपरेशंस ये आपको बेल्जियम में ही है। ऑब्जेक्टिव तो नाटो का पता है, बेसिकली यही है कि ये इंड्योर करता है कि सेफगार्ड करे फ्रीडम्स एंड सिक्योरिटी को अपने सारे मेंबर्स में बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी रहती है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वॉशिंगटन ट्रीटी को भी ध्यान रखिएगा। रशिया का विड्रॉवल समझते हैं हम लोग CFE से। रशिया ने सस्पेंड किया अपने पार्टिसिपेशन को कि वो अब CFE की बात नहीं मानेगा। सीधी सी बात है, CFE से विड्रॉल मतलब ये है कि अब हम आपके बीच में जो ठंडे बस्ते में चीज़ जा रही थी, शांति थी, उसको हम लोग केयर नहीं करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब मिलके फिर आते हो, फिर मेरे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज पे हैं उनके साथ अपनी पैक्ट बनाते हो और मेरे को प्रेशराइज करते हो। ठीक है, तो ये ट्रीटी हुई 2007 में। सीधी सी बात है कि हालांकि ट्रीटी को फॉर्मली डिक्लेयर किया गया था, देखिए विड्रॉ कर लिया गया 2015 में इस पूरे कंप्लीट ट्रीटी को, लेकिन रिसेंट इसका फाइनलाइजेशन हो गया। इनके रशियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बिल साइन किया और इस ट्रीटी को डिनाउंस कर दिया मई 2023 में। ठीक है, तो रशिया अपने डिसीजन को डिस्ट्रक्टिव पोजीशन के तौर पे बताता है US एंड इट्स एलाइज के कंडीशन के टर्म में, समझिएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, सारे मिलके जो खींचने वाली होती है बात वो वाली। इम्प्लीकेशंस क्या रही? जो सस्पेंशन हुआ CFE ट्रीटी का, वो आपको ऑनगोइंग टेंशन हो रहा है रशिया और नाटो के कंट्रीज के बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसर्न है। रीजनल स्टेबिलिटी तो बिगड़ ही रही है वैसे भी, और खास करके ये रीजनल सिक्योरिटी की बात हो रही है ईस्टर्न यूरोप के केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इतना ही जानना है इसमें, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिन्होंने अनवेल किया है गुजरात डिक्लेरेशन। स्टार्ट करने से पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो हेल्थ पे वर्क करती है, और इसको फाउंड किया गया था 1948 में। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्रीज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट्स, यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये जो WHO है वो प्रोवाइड करता है लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, हेल्थ रिसर्च एजेंडा को फोकस करता है, साथ साथ में कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को भी बनाता है रिगार्डिंग द हेल्थ, फिर आर्टिकुलेट करता है एविडेंस, वैसे एविडेंसेस जो पॉलिसी को इफेक्ट करेंगे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, और मॉनिटर करता है कि हेल्थ ट्रेंड किस तरीके से चल रही है। WHO जो है वो काम करना स्टार्ट किया था अप्रैल 7, 1948 में। इसी दिन को अप्रैल 7 को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं सितंबर 4, 2023 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया आउटकम ऑफ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो तो गुजरात से ऐड कीजिएगा, इंडिया से ऐड कीजिएगा और WHO से रिलेट कीजिएगा। ठीक है ना। ये हुआ कब था? ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, तो ये हुआ गुजरात में अगस्त 17-18, 2023 को। इसकी आउटकम क्या रही? गुजरात डिक्लेरेशन किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है किस तरीके से स्केल अप करेंगे एफर्ट्स को कि हम लोग फर्दर इंप्लीमेंट करें एविडेंस बेस्ड TCIM
इंटरवेंशंस एंड अप्रोच इन सपोर्ट ऑफ द गोल फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। याद रखिएगा, एक टर्म होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसको समझ के रखना है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट के बारे में, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट के बारे में, ठीक है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की भी बात हो रही है। साथ साथ में ही जो भी एसडीजी गोल्स होंगे, एसडीजी गोल्स तभी पूरा होगा जब हेल्थ पूरा होगा, हेल्थ को तो ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। और ये कुछ आउटकम्स ये भी हैं कि जो भी एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन होगा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में, और अच्छे और डीप टॉप क्वालिटी रिसर्च में इनका भी फोकस होगा, ठीक है। फिर प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे और फॉर्मर यूटिलाइजेशन करेंगे साइंटिफिकली प्रूवन टीसीआईएम प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट होंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के साथ, बट साइंटिफिकली प्रूवन होगा, उस पर ये प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, और कुछ फॉर्मल यूटिलाइजेशंस भी होंगे इसके। कुछ एडवांस पॉलिसीज भी लाई जाएंगी जो प्रमोट करेगा स्टैंडर्डाइज्ड टीसीआईएम को, और साथ साथ में ही डॉक्यूमेंटेशन करेगा, और इसके साथ एक्सेलरेट करेगा किस तरीके से WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में, जिसको ICD-11 कहते हैं, वो इनेबल करेगा इंटीग्रेशन ऑफ एविडेंस एंड डाटा कलेक्शन में। किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ TCIM के लिए, ठीक है। इसी के साथ ग्लोबल नेटवर्क बनाया जाएगा TCIM का, जो कि क्लिनिकल सेंटर्स होंगे, जो कि रूटीनली इस काम को देखेगा। किस काम को? तो स्टैंडर्डाइजेशन, डाटा कलेक्शन का भी फोकस रखेगा, और साथ साथ में ही WHO ICD-11 को इंप्लीमेंट करने में। अगर इस समिट की बात करें तो ये आपको एक तरीके से डेवलपमेंट है अच्छा खासा, जो कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी पे भी फोकस कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी फोकस कर रहा है खास करके, ठीक है। अब देखिए, जो पहला WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था वो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। थीम है इसका टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ फॉर ऑल, को होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। ये जो अगस्त 17-18-2023 में हुआ था, पहला था WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ठीक है। पर्पस इसका एक है कि वो नई नई तरीकों से, नई नई चीज़ों से, रिगरस साइंटिफिक मेथड से अनलॉक करेंगी जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की पोटेंशियल है उसको। जो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो ये एक नॉलेज सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, और साथ साथ में इसको सेट कहाँ किया जाएगा? जामनगर गुजरात में। सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो, चुपचाप गुजरात चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, फिनलैंड ने ज्वाइन किया नाटो को। नाटो के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर चीज़ जान लिया है। TCIM एक तरीके से, एक तो यहाँ पे नॉर्मल टर्म में हम लोग बोल रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, लेकिन एक चीज़ और होता है, TCIM एक जीन होता है, ट्रांसक्रिप्शनल एंड इम्यून रेस्पॉन्स रेगुलेटर, ठीक है, जिसको यूज किया गया है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। चलिए अगर बात करें फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, तो फाइनली फिनलैंड ने नाटो की मेंबरशिप ले ली 4 अप्रैल 2023 को। बेसिकली यही है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विथ USA एट नाटो हेडक्वार्टर। कहाँ पे हुआ ये ट्रीटी? ब्रुसेल्स में। नाटो की एलाइज ने साइन किया फिनलैंड के एसोसिएशन को, जो उनकी प्रोटोकॉल होती है उसको वो फॉलो करेंगे, इस पे उन्होंने साइन किया। कब किया? 5 जुलाई 2022 को। उसके बाद 30 नेशनल पार्लियामेंट ने वोट किया था, जो कि रेटिफाई किया गया कंट्री के मेंबर के द्वारा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप चाहो और ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आपको पता होगा, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर चला था, यूक्रेन काफ़ी परेशान था कि मैं नाटो ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं, वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। 31 मेंबर स्टेट्स में 29 यूरोपियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन है। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको इसके बारे में। नाटो का जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है, जबकि जो नाटो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो आपको मोन्स बेल्जियम में है। अब बात करते हैं हम लोग 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक के बारे में, ठीक है। चलिए जुलाई 24-25 2023 को 8वां इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक, जिसको DPT कहते हैं, वो हेल्ड हुआ आपको कैनबेरा इन ऑस्ट्रेलिया। ये जरूरी है आपको याद रखना, कैनबेरा इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आखिर इसमें बात क्या क्या हुआ। सबसे पहला ये बात हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक जॉइंट रिव्यू करेंगे अपने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशंस में, जहां पे वो कोशिश करेंगे कि अपने एंगेजमेंट को डिफेंस सेक्टर में बढ़ावा दिया जाए। उनका जो डेडिकेशन हो जो है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी अच्छे तरीके से लागू किया जाए, और इसके साथ साथ ही म्यूचुअल ट्रस्ट गेन किया जाए, अंडरस्टैंडिंग जो भी बेसिक शेयर्ड इंटरेस्ट है उस पर वैल्यूज अच्छे से अच्छे तरीके से डिपेंड हो। बस इतना ही है।
फिलॉसफी है, लेकिन हाँ होती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया अच्छे रिलेशनशिप में है अभी, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में। एग्जाम में पूछेगा कि अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूएस यूके के बीच की बात हो रही है, यूएस अमेरिका की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। हाल में ही एग्रीमेंट हुआ द अटलांटिक डिक्लेरेशन, ठीक है, अनाउंस किया गया एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईस्ट रूम ऑफ द व्हाइट हाउस में। तो व्हाइट हाउस में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। कुछ छोटे छोटे मिनी डील्स हुए जिसमें ज़्यादा फोकस था, किस पे ज़्यादा फोकस था, तो ज़्यादा फोकस था आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक नया टर्म आया अभी तक हम लोगों की करंट अफेयर में, क्लीन एनर्जी एंड सिक्योरिटी। तो क्रिटिकल मिनरल्स आया, थोड़ा समझ लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वैसे मिनरल्स को कहते हैं जो बहुत ही इसेंशियल होते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इनकी अगर लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है इन मिनरल्स की, तो आप समझ लो कि चीज़ों को आसान करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। तो वैसे भी ये हमारे अर्थ पे बहुत ही कम मिलते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी रियल में कम है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सट्रैक्शन का है या फिर जो प्रोसेसिंग है, किस तरीके से इनको निकाला जाए डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा टफ है, तो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, प्लस सप्लाई रिस्क भी है, ठीक है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो जैसे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जीवीए मल्टीप्लायर स्कोर और भी बहुत सारी चीज़ों को फोकस करेगा। कुछ सप्लाई रिस्क भी है, जैसे गवर्नेंस में किस तरीके से मिनरल्स को किस तरीके से वेटेड मिनरल कॉन्सेंट्रेशन एक टर्म होता है, उसको यूज़ नहीं करोगे तो ही चलेगा, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को में इन्वॉल्व होने का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर जो डिक्लेरेशन हुआ क्रिटिकल मिनरल्स पे, उसके बारे में। आखिर इस जो अटलांटिक डिक्लेरेशन हुआ है उसको टाइटल दिया गया था द अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये ध्यान रखिएगा, अटलांटिक डिक्लेरेशन अ फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसको साइन किया गया था जून 8, 2023 को। साइन किसके किसके बीच में किया गया, ध्यान रखिएगा। यूके प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक और यूएसए के प्राइम मिनिस्टर थे जॉय बाइडेन, ठीक है। इसको साइन किया गया व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में। एम क्या था डिक्लेरेशन का, एम यही था कि अडॉप्ट करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे और रीइमेजिन करेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग जो अलायंस उन लोगों के बीच में है, इफेक्टिवली उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे जिन पे बात होने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो यूएस ने 50 मिनरल्स को क्रिटिकल डिक्लेयर किया है इन लाइट ऑफ देयर रोल इन नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, और यूजेस समझ लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, और भी नेशनल सिक्योरिटी में अगर बात करें तो स्पेस एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर लें तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। ट्रांजिशनल जो फेज है हमारा, उसमें यूज़ कर सकते हो। साथ साथ में ही लो कार्बन इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, और इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात कर लें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, तो बहुत सारे इशूज़ हैं। जैसे इंडिया में लिमिटेड डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं, ठीक है, और रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी इस मिनरल्स को इंडिया में पहुंचने से मुश्किल कर रहा है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में समझ लेते हैं एग्जाम्पल जल्दी जल्दी। जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, नियोबियम, जर्मेनियम, रेनियम, बेरिलियम, टेंटलम, स्ट्रॉन्टियम, जिरकोयम या जिरकॉन पढ़िए, मैंगनीज, क्रोमियम, सिलिकॉन। तो आपको पता होगा ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, और मेजर जो इंपोर्ट सोर्सेस हैं उनको आप समझ लेना। जैसे आपको कोई एग्जाम आता है तो उस एग्जाम के तहत ही उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, बस आपको यहाँ इस करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है, द अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है वो आपको क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएस यूके के बीच में साइन हुआ व्हाइट हाउस में। अब बात करते हैं यूके साइन CPTPP, ठीक है। तो देखिए, रिसेंटली अप्रैल 2023 को यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को। CPTPP कहते हैं, एक ट्रेडिंग ब्लॉक है 11 कंट्रीज का। CPTPP की बात कर लें, यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन जापान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनई, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, पेरू एंड चिली, ठीक है। एक बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें लगभग 15% ऑफ ग्लोबल GDP कैरी आउट करता है, ठीक है। जब इसको यूके ज्वाइन कर लिया, तो अगर एक बार इसको यूके ज्वाइन कर ले तो 15% टोटल हो जाएगा। आप समझ लो, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। यूके जो है वो पहली यूरोपियन कंट्री है जो ज्वाइन किया था इस एग्रीमेंट को, और लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर जापान। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूके पहली यूरोपियन कंट्री जो ज्वाइन किया है इसको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 15% टोटल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, कितनी परसेंट ब्रिक्स
जीडीपी शेयर करता है, जितने कंट्रीज एडेड हैं ये बताइएगा। G20 का भी एक और बता दीजिएगा, ठीक है। द यूके हैड ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रखे हैं जो भी कंट्रीज हैं CPTPP के अंदर में, ठीक है। याद रखिएगा ब्रुनेई एंड मलेशिया, जिसने तो जो CPTPP है उसमें टोटल 11 मेंबर है, ये ध्यान रखना। खास करके ब्रुनेई और मलेशिया भी हैं। यूरोपियन कंट्रीज में अगर कोई ज्वाइन किया है तो यूके एकमात्र यूरोपियन कंट्रीज में, इसको ध्यान रखिएगा। जापान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, पेरू एंड चिले। अगर बात करें यूके गवर्नमेंट ने उनका ओन एस्टिमेट से वो कहते हैं कि वो रिड्यूस करेंगे रेड टेपिज्म को और इंप्रूव करेंगे मार्केट एक्सेस को, जो कि जीडीपी को बूस्ट करेगी। पाउंड 1.8 बिलियन माइनस 0.8% ऑफ दैट जो वो स्पेंड करते हैं इन ओवर 10 ईयर। जो CPTPP है वो आज स्टार्ट किया गया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की एम्बिट में विद द US नेगोशिएशन टू ज्वाइन अंडर प्रेसिडेंट ओबामा। अब देखिए USA की बात चल रही है, ओबामा के अंदर कहे थे कि हाँ ठीक है हम इसको ज्वाइन करते हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट था, ठीक है। तो अगर इसको सच में USA ज्वाइन कर लेता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लब होता जहां पे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड डील की बात होती। फ्री ट्रेड डील किसके किसी के बीच में? इसकी कंट्रीज के बीच में, इनके कंट्रीज के बीच में। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये 2017 में आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो विड्रॉ कर लेते हैं इस डील से। वो कहते हैं, वो पहले ही दिन ऑफिस में एंटर करते हैं और इससे वो विड्रॉ कर लेते हैं। उनका कहना है कि हम इसको कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। तो रिमेनिंग जो कंट्रीज थी वो आपस में बात करती हैं। चलिए, और इसको साइन कर लिया गया था मार्च 2018 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको विड्रॉ कर लिया था, मतलब वो किए नहीं। और इसको साइन किया गया 11 कंट्रीज के द्वारा 8 मार्च 2018 को सैंटियागो, चिले में। चलिए अब बात करते हैं घाना, फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज है जो कि काउज होती है किसके कारण? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट होती हैं, जिसमें पैरासाइट की स्पीसीज 5 होती हैं जो मलेरिया काउज करती हैं, जिसमें 2 ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से मलेरिया होता है ह्यूमंस को। एक है आपको P. फैसिपेरम और दूसरी है P. विवैक्स, ठीक है। ये दोनों काफ़ी ग्रेटेस्ट थ्रेट को प्रोवाइड करती हैं। मलेरिया जो है वो प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया में पाया जाता है, ठीक है। मलेरिया जो है वो बाइट से फैलती है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से के काटने से फैलती है, ठीक है। जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टेड होती हैं, आप एक पर्सन को इन्फेक्ट की और फिर उस ब्लड को सक करके किसी और के पास गई, इस तरीके से भी ये फैल सकता है। और खासकर अगर बात करें मलेरिया की, तो जो पैरासाइट है वो ट्रैवल करती है लीवर में, देन वहाँ जाके मैच्योर होती है और फिर इन्फेक्ट करती है RBC को, रेड ब्लड सेल को। सिम्टम्स क्या हो सकती है मलेरिया के? फीवर, फ्लू लाइक इलनेस, सेकिंग चिल्स, हेडेक, फिर बहुत सारा टायर्डनेस होगा। और मलेरिया जो है वो दोनों है, प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। घाना जो है वो बनी पहली कंट्री जो अप्रूव की है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए। घाना ने हिस्ट्री किया है, बिल्कुल ऑब्वियसली पहली कंट्री जो अप्रूव की है कि मलेरिया की इफेक्टिव वैक्सीन के लिए डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द यूके, तो इसको अप्रूवल दे दिया गया इनकी तरफ से। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नेम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा सकता है, वो है R21 मैट्रिक्स एम, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है, ये टारगेट बताया है कि वो 75% एफिकेसी के साथ काम करेगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा जो कि मलेरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा। जो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है वो टारगेट करती है प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट को, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की बात माने तो लगभग आपको 6,19,000 लोग मरे हैं मलेरिया से 2021 में, जो कि जिसमें से वास्ट मेजॉरिटी जो डेथ हुई है वो बच्चों की हुई है, और वो भी कहाँ पे? सब सहारन अफ्रीका में। घाना की बात कर लें, वहाँ मलेरिया एक एंडेमिक है एंड पेरिनियल है। लगभग 5.3 मिलियन केसेस निकले हैं, जिसमें 12,500 डेथ देखी गई है घाना में। 2021 की रिपोर्ट है ये। R21 मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखाने की बात कर रही है, और देखते हैं इसका इफेक्ट होता भी है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंटरनेशनल इवेंट। इसी के साथ हम लोग का एक इंटरनेशनल अफेयर वाला पार्ट मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद अगर देखें तो न्यूज इन शॉर्ट्स आता है। आप मुझे बताओगे अगला हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स देखें, जो कि एक काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें छोटे छोटे न्यूज़ आपको मिल जाएंगे सारे का, या फिर आप साइंस एंड टेक या इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो
तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे MCQ सीरीज़ से, या फिर आप अपने टारगेट को कंसिस्टेंट रखना चाहते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, और अगर चाहते हो कि इस तरीके से कंटिन्यू करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पेड बैच को, जो कि अभी रनिंग है, स्टार्ट हुआ है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थैंक यू।